बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज अपने प्रोग्राम के आगाज़ में हम एक अज़ीम इंसान के बारे में बात करेंगे। आज उस अज़ीम इंसान की सालगिरह का दिन है। आप 28 फरवरी 1928 को भारतीय रियासत गुजरात में पैदा हुए। मैं अब्दुल सत्तार ईदी साहब की बात कर रहा हूँ। आज इंसानियत की खिदमत करने वाले वो सारे लोग जो किसी न किसी कैपेसिटी में पाकिस्तानी अवाम की खिदमत कर रहे हैं, इनकी परेशानियों और मुश्किलात में कमी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सब के सब अब्दुल सत्तार ईदी साहब को एडमायर करते हैं और वो इस माशरे में, इस मुल्क में अपने इस काम की वजह से अब्दुल सत्तार ईदी जैसा मुकाम हासिल करने का ख्वाब रखते हैं। इतना बड़ा काम अब्दुल सत्तार ईदी साहब ने इस कौम के लिए और सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी बहुत सारे ममालिक के लिए इंसानियत की खिदमत के लिए किया है। असल बात जो थी वो ये थी कि बहुत ही कम वसाइल में बेपनाह खलूस के साथ, बेपनाह इखलास के साथ उन्होंने इंसानियत की जो खिदमत की है, उसी की वजह से वो आज यहाँ पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर हर जगह पे मकबूल हैं और यही उनकी पजीराई की वजह भी है। अब्दुल सत्तार ईदी साहब की तैयार करदा जो फाउंडेशन है वो आज भी मुख्तलिफ ममालिक में इंसानियत की खिदमत में मसरूफ़ है। आज उनकी सालगिरह का दिन था तो हमने सोचा कि आज अपने प्रोग्राम में अब्दुल सत्तार ईदी साहब के हवाले से बात करते हैं। वैसे आज हमारे प्रोग्राम का जो टॉपिक है वो तालीम व तरबियत से मुतल्लिक़ है। तालीम व तरबियत इस कौम का एक बहुत बड़ा मसला, वो मसला जिसको हंगामी बुनियादों पे हल होने की ज़रूरत है। आज हम इस हवाले से अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक माहिर तालीम जनाब तारिक हबीब साहब। आपको खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ, आप खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताइए, आपकी तबीयत ठीक है? बस अभी आते हुए थोड़ी ख़राब लगी, जिस तरह से मैंने हालात देखे, जिस तरह का ट्रैफिक सिचुएशन कराची की इसमें हो चुकी है, तो मुझे लगा कि वर्स्ट होती जा रही है इस वक्त। हाँ, कुछ ऐसा है, मगर ये उम्मीद दिलाई जा रही है कि ये सड़कें इस वजह से टूटी हुई हैं कि इनकी मुरम्मत का काम जारी है और कुछ जो बरसाती नाले वाले जो थे, जो इस कराची की बारिश और इन सब का बोझ नहीं उठा सकते, उनकी ज़रा बेहतरी जारी है इस वजह से भी। नहीं, इसमें जो मैंने एक चीज़ आज नोट की, बल्कि काफ़ी दिनों से नोट ही कर रहे हैं, सभी लोग नोट कर रहे हैं, वो है रूल्स और रेगुलेशंस। हमारे यहाँ ट्रैफिक के अंदर बहुत सारे लोग उसको फॉलो नहीं करते हैं, जिसकी वजह से जगह जगह ब्लॉकेज स्टार्ट हो जाता है, तो जिसकी वजह से आपके रूट डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इसमें भी वही वाली बात है कि तरबियत तालीम दोनों बहुत ज़रूरी है ट्रैफिक को फॉलो एग्जैक्टली आज हम ज़रूर इस हवाले से डिस्कस करेंगे। अच्छा, इस सोसाइटी के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो अब्दुल सत्तार ईदी साहब की भी बेपनाह खिदमात हैं। हर उस जगह पे किसी भी इदारे से पहले जो हैं वो वहाँ मौजूद होते थे, आवाम की मतलब जो दुख जो है उन बांटने के लिए। तो उनके बारे में आप क्या कहते हैं? एक पाकिस्तानी शहरी होने के नाते उन्हें कहाँ देखते हैं आप? देखिए, अगर पाकिस्तान में अब्दुल सत्तार ईदी साहब की बात की जाए, तो अगर हीरोज़ ऑफ पाकिस्तान की बात की जाए, मेरे ख्याल में उसमें अच्छे नाम में, बड़े नामों में इनका नाम ज़िंदगी भर याद रखा जाएगा। और जिन्होंने अपना मकसद जो है ना, बेसिकली हम हर इंसान का ज़िंदगी में कोई ना कोई मकसद हो जिसकी वजह से आगे बढ़ रहा होता है। इन्होंने नया मकसद दिया और बेसिकली नया मकसद तो नहीं है, बेसिकली सबको वो मकसद फॉलो करना चाहिए जिसमें था कि इनकी सक्सेस जो थी वो थी आपको खुश रखना, आपके लिए कुछ करना, ठीक है, अंडर प्रिविलेज्ड लोगों के लिए कुछ करना, उन लोगों के लिए सोचना जिसके लिए कोई नहीं सोच रहा। तो ये एक बहुत डिफरेंट किस्म का सोच होता है और इनका मतलब एक होता है ना जी, मेरी सक्सेस या मेरी खुशी क्या है कुछ करने के लिए। तो उनकी खुशी बेसिकली ये थी कि मैं उन लोगों के लिए कुछ करूँ जिनके लिए कोई कुछ नहीं कर रहा, उनके लिए जज्बा रखा जिनके कोई कुछ नहीं कर रहा। उसके फिर बढ़ते चला गया वो फाउंडेशन, जो एक हाथ से स्टार्ट किया, फिर हाथ बढ़ते चले गए, फिर फाउंडेशन खड़ी हो गई। आज मेरे ख्याल में दुनिया की टॉप मोस्ट फाउंडेशंस में से आती है। एग्जैक्टली। और पता है, आवाम भी इन पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते रहे हैं।
मतलब जब भी कभी फंड्स की ज़रूरत होती थी तो अवाम आंखें बंद करके इनको फंड्स दिया करते थे। बहुत से और भी नामवर इदारे जो हैं वो किसी भी ऐसी मुश्किल, जब इज्तिमाई तौर पे कोई ऐसी मुश्किल आती थी तो उसके फंड्स के लिए अपील करते थे अवाम से। तो अवाम मतलब पता नहीं क्यों ईदी फाउंडेशन के ऊपर ट्रस्ट किया करते थे हमेशा से। अच्छा, ईदी साहब के दुनिया से चले जाने के बाद ईदी फाउंडेशन को अच्छा खासा मतलब एक मुश्किल का सामना करना पड़ा। उनके पास वो फंड्स नहीं आ रहे थे। अभी मुझे कुछ अर्सा पहले पता चला कि उनकी जो मतलब जो परफॉर्मेंस है वो दोबारा से बेहतर होना शुरू हुई है, क्योंकि लोगों ने दोबारा से कुछ थोड़े बहुत फंड्स जो है ना उनको देना शुरू किए हैं। तो ईदी फाउंडेशन आज ईदी साहब के इस सालगिरह के दिन के हवाले से ये ज़रूर हमें जिक्र करना चाहिए कि ईदी फाउंडेशन जो है वो ईदी साहब की फाउंडेशन नहीं है, वो इस मुल्क के लोगों की फाउंडेशन है और इसको इस मुल्क के लोग ही चलाते हैं। तो सिर्फ इस मुल्क के नहीं, इस मुल्क से बाहर भी जितने पाकिस्तानी या इंसानियत का दर्द रखने वाले जो लोग हैं वो सब मिल के ईदी फाउंडेशन को चलाते हैं। तो ये मतलब कोई अच्छी बात नहीं होगी कि ईदी साहब इस दुनिया से चले गए और पीछे उनकी फाउंडेशन जो है ना उसको क्राइसिस का सामना करना पड़ गया। देखिए, बेसिकली तो विजन है। ईदी साहब ने आपको विजन दिया और विजन ये नहीं था कि किसी की सपोर्ट करो, विजन ये था कि ज़िंदा कैसे रहना है। ठीक है, जज्बा क्या चीज़ होती है, मकसद क्या चीज़ होती है, सादगी क्या चीज़ होती है। ठीक है, अब वो विजन बेसिकली उन्होंने दिया सबको, जिसके बाद लोगों का ट्रस्ट डेवलप हो। लेकिन वो विज़न उनके जाने के बाद भी वैसा ही है, ये नहीं कि उनके जाने का विज़न चेंज हो गया। क्योंकि जो लोग उन्होंने आके लेकर आए, जो लोग चल रहे थे उनके साथ, उन्होंने अपना विज़न उन सबको सिखाया कि जी हमारा विज़न बेसिकली है कि सादी ज़िंदगी, ठीक है, हमारा मकसद है सपोर्ट करना, हमारा मकसद है सबका ख्याल करना, अंडर प्रिविलेज्ड लोगों को देखना, उसको ऑर्फनेज को देखना, उसके लिए पूरे सेंटर जिसका कोई नहीं सोच रहा। उनकी ज़िंदगी के अंदर ना मतलब एक एक चीज़, उनको एक एक एक्शन जो है ना वो आने वाली जनरेशन के लिए एक मिसाल है। मैं तो वैसे चाहता भी हूँ कि हमारे यहाँ स्कूल्स और कॉलेजेस में ना उनके चैप्टर पढ़ाए जाएं, सिलेबस पे उनके हवाले से कुछ हो, सिलेबस से भी लाएं, और नहीं भी अगर सिलेबस में लाए तो एटलीस्ट उनके हिसाब से लेक्चर्स होने चाहिए जिसके लोगों को आइडिया हो कि जी या हम एक डे पूरा ईदी साहब के नाम पे लेकर आए जिसके अंदर लोग काम करें, हम ह्यूमैनिटी पे बात करें, ठीक है, बीइंग ह्यूमन पे बात करें। यहाँ पे इस तरह का होना चाहिए ताकि लोगों को पता हो कि हमारी नई जनरेशन बेसिकली, जो हमारी जनरेशन है वो तो बहुत अच्छा जानती है, लेकिन शायद जो अब जनरेशन आ रही है वो शायद वैसे नहीं जानती जैसे हमने देखा है काम होते हुए, ना वो जज्बे को पहचान पा रहे हैं। तो इस तरह से होना चाहिए कि आप इस तरह के हीरोज़ के सब्जेक्ट्स या इनके लेक्चर्स अपने कोर्सेज में लेके आने चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा, कोर्सेज की बात कर रहे हैं, स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, तो ज़रा तालीम और तरबियत पे भी आ जाते हैं जो आज का हमारा मौजू भी है। तालीम और तरबियत, मतलब इसमें तालीम ज़रूरी है या तरबियत ज़रूरी है, इसमें क्या फ़र्क है? ये वो सवालात हैं जो हमने सुनने की कोशिश पहले भी की है और इनके जवाबात जो हैं वो भी हमें अलग अलग अंदाज में नज़र आए हैं। आपके क्या ख्यालात हैं वो हम ज़रूर जानेंगे। सबसे पहले तो ये बताएंगे तालीम का जो निज़ाम पाकिस्तान में आप देखते हैं, एक एजुकेशनिस्ट होने के नाते उसे देख के दिल दुखता है आपका, या क्या सोचते हैं आप? शदीद दुखता है, शदीद दिल दुखता है। लेकिन उसकी वजह बेसिकली है कि अगर अभी भी आप देखें जहाँ पे एजुकेशन बहुत ज़्यादा दी जा रही है एक साइड के ऊपर, लेकिन बहुत सारे अभी भी ऐसे लोग हैं जो कि पाकिस्तान में ही रहते हैं, जो कि एजुकेशन, जो स्कूल एजुकेशन है उससे बहुत दूर हैं। हमारे यहाँ अभी तक कोई रूल नहीं है कि जी एक मैंडेटरी नहीं है कि सबको स्कूल जाना है, ठीक है, और सबको स्कूल जाना भी मैंडेटरी होना चाहिए। और इस मैंडेट के साथ ये भी होना चाहिए कि जी इस एज तक पढ़ाने वाले का लेवल होना चाहिए। ओवरऑल स्कूलिंग सिस्टम एटलीस्ट फॉर प्राइमरी सेम सिलेबस फॉर ऑल होना चाहिए, और किसी का भी बच्चा हो, किसी का भी बच्चा हो, ठीक है, उसके लिए एक रूल्स इम्प्लीमेंट होने चाहिए कि जी सब ने एजुकेशन लेनी है। स्कूल गोइंग एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं इसमें, कि वो सबके लिए ज़रूरी कर देनी चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है। मेरे ख्याल में उसको कोई देख भी नहीं रहा ना उस पर कोई सोच रहा है। हम अगर बाहर निकलते हैं बहुत सारे ऐसे बच्चे देखते हैं जिसको देख के आपको आइडिया होता होगा कि शायद एक अभी स्कूल नहीं गए ये लोग, तो उनके बारे में कोई सोच नहीं था, ठीक है, उनको ज़बरदस्ती स्कूल भेजना चाहिए। मतलब एक होता है ना बाय फोर्स, अब उसको स्कूल जाना है, क्योंकि अगर वो स्कूल नहीं जाएगा तो अगर आप सोचेंगे फ्यूचर में आप किस जनरेशन को पैदा कर रहे हैं आपके लिए, तो ये थोड़ा सा वो है कि सही नहीं है। होना चाहिए कि आप स्कूल को एक मैंडेट बनाएं कि कोई भी हो, किसी का भी बच्चा हो, किसी भी क्लास से हो, मस्ट बी एटलीस्ट प्राइमरी पास्ड।
देखिए, पाकिस्तान में करोड़ों बच्चे ऐसे हैं जिनकी स्कूल जाने की उम्र है और वो स्कूल नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि उनके वालिदैन उनका स्कूल जाना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ये जो करोड़ों बच्चे हैं, आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद या 20 साल बाद करोड़ों ख़ानदान में मुंतकिल हो चुके होंगे, ठीक है। और हम अपने मुल्क को आगे तरक्की की राह पे देखना चाहते हैं। दुनिया किस तरफ जा रही है और हमारी तैयारी क्या है, उस हवाले से ये आपके सामने है। तालीम हमारे यहाँ उस तरह आम नहीं है जिस तरह होनी चाहिए, या जिस अंदाज से सबका हक है उस तरह उन्हें मतलब तालीम की जो सहूलियात हैं वो मुयस्सर नहीं है। तरबियत जो है उसके क्या मामलात हैं, वो आप किस तरह देखते हैं? इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिए। देखिए, तरबियत भी तालीम का एक पार्ट है। अच्छा, एजुकेशन की 3 फॉर्म्स होती हैं। एक होती है फॉर्मल, एक होती है इनफॉर्मल और एक होती है नॉन फॉर्मल। अच्छा। तो जो हमारी इनफॉर्मल है ना, ये पूरा हमारा तरबियत का पार्ट होता है, जो कि हम घर से सीख रहे हैं, अपनी कंपनी से सीख रहे हैं, फैमिली, फ्रेंड्स, एनवायरनमेंट, हर जगह से जो हम सीख रहे हैं ना, इनफॉर्मल एजुकेशन के अंदर आते हैं, जो कुछ तरबियत में भी आती है। अक्सर आपने बच्चे से पूछा होगा ना, बच्चे ने कोई गलती की होगी, कहाँ से सीख कर आए हो? अक्सर पेरेंट्स बोल देते हैं। तो कहाँ का मतलब है, कहीं ना कहीं से उसने सीखा ही होगा ना कोई चीज़। ऐसा तो नहीं कि कहीं से नहीं सीखा हो, कहीं देखा नहीं हो। तो ये चीज़ें भी देखिए कि तरबियत का पार्ट में आ रही होती हैं कि आप सीख कहाँ से रहो। बेसिकली तालीम का एक पार्ट है जो हम इनफॉर्मल बोलते हैं बेसिकली। जैसे कोई भी चीज़, कोई भी आप कहीं से कोई सी सीख रहे हैं, कहीं से कोई लर्निंग हो रही है आपकी, तो तरबियत, तहज़ीब, ये वो चीज़ें जो कि हम अपने माशरे से, अपने फैमिली से, अपने रहन सहन से, हर जगह से हम सीखते हुए जा रहे होते हैं। जैसा आप मतलब किसी को देखते हो तो कहते हैं तरबियत बहुत अच्छी है, तो इसका मतलब अल्टीमेटली ये कि तालीम बहुत अच्छी मिली हुई है। स्कूल से नहीं मिलती, वो आपके अतराफ़ से मिलती है। आपको कैसे रहना है, आपका बिहेवियर, आपका मैनर, आपका डिसिप्लिन, तो ये सारी चीज़ें आपकी तरबियत का पार्ट हो रही होती तो है। बच्चों की जो तरबियत हो रही होती है वो एक फैमिली के अंदर मतलब बस वो जो माहौल देख रहे होते हैं उसको देख के ही हो रही होती है, या इसको इंटेंशनली भी बच्चों की तरबियत की जाती है? इंटेंशनली करनी चाहिए। अच्छा, करनी चाहिए। सम टाइम हम इंटेंशनली नहीं कर रहे, तो लेट्स सपोज बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है। आजकल जैसे बड़ा कॉमन सा फैक्टर है कि जी आप बच्चे बैठे हुए हैं, आप भी मोबाइल यूज़ करेंगे, मैं भी मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ, सब मोबाइल यूज़ करते हैं, अल्टीमेटली बच्चा क्या करेगा? वो रिसीव क्या कर रहा है, मैसेज क्या रिसीव किया उसने, ठीक है, तो वो भी वही करेगा, ठीक है। हमारे सामने वो हमसे बात नहीं कर रहा, तो बेसिकली हम उसको मैसेज क्या दे रहे हैं। फिर समटाइम ऐसा होता है कि जी बच्चे के सामने पेरेंट्स आपस में बात कैसे कर रहे हैं, तो वो डेफिनेटली लिसनर बन के देख रहा है उसको, तो कोई ना कोई चीज़ सीखेगा वो उससे। फिर माहौल में काम कैसे हो रहा है, कंपनी कैसी है आपकी, भी दोस्त है बाप कैसे बात कर रहे हैं। फिर इस फला बच्चे ने देखा कि फला मेरा क्लास फेलो ये कर रहा है तो मुझे भी वैसे ही करना है, ठीक है। तो ये सारा जो इन्वायरमेंट आप देखें तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सीखा जा रहा है ना। तो फिर तो अगर हम बच्चों की अच्छी तरबियत चाहते हैं तो फिर बच्चों के माँ बाप की तरबियत होगी पहले तो, बिल्कुल होनी ताकि उनको ये काम आता तो हो। ये काम आता तो होगा, लेकिन ये काम पता हो, पहली चीज़ पता हो, हाँ, कि मतलब अगर मैं बच्चे के सामने हूँ तो मैं उसकी तरबियत कर रहा हूँ, भले मैं उससे बात नहीं कर रहा, लेकिन बेसिकली वो मुझे अगर ऑब्जर्व भी कर रहा है तो बेसिकली कल मुझसे वो सीख रहा है ना कुछ कि मैं कैसे बात कर रहा हूँ, मैं कैसे बिहेव कर रहा हूँ। अगर मैं किसी की हेल्प करूँ तो उसकी भी आदत होगी हेल्प करने की। अगर मैं किसी को हेल्प नहीं कर रहा, मना कर रहा हूँ, तो उसकी आदत भी होगी कि वो मना करेगा आगे जाके। तो जैसा मैं करूँगा वैसा वो बनेगा आगे जाके, क्योंकि वो बेसिकली मुझसे कोई ना कोई मैसेज रिसीव करेगा। तो ये मतलब इन्वायरमेंट के किसी से भी, नॉट ओनली फादर मदर, एनीबडी जो उसके आसपास के लोग हैं, उसके फर्दर फैमिलीज मेंबर और भी जितने भी हैं, उसके खाला पप्पू चाचा वो चाहे, तो सबसे कुछ ना कुछ मैसेज लेता है कि फ़लाँ कैसे है, फ़लाँ कैसे बात कर रहा है। तो एक फैमिली के अलावा भी बाहर का भी माहौल, माशरे का भी ये बहुत बड़ा हाथ होना चाहिए इसमें, जिसमें ये हो रहा है कि जब हम जो भी काम कर रहे हैं हम एक मैसेज कम्युनिकेट करें, हाउ टू बिहेव, मैनर्स क्या हैं, डिसिप्लिन क्या है। जैसे ओवरऑल अगर आप रोड पे भी देखें, हर जगह देखें, तो आपको नज़र आएगा कहीं ना कहीं क्या आपको लगेगा यार कुछ ऐसा आपने देखा होगा कि गलत कर दी जा रहा होता है, बोलेंगे तरबियत सही नहीं है इसकी। वो बड़ा भी हो सकता है, नॉट ओनली बच्चा हो, तो बड़ा भी हो सकता है, लेकिन आप क्या बोलेंगे तरबियत सही नहीं है इसकी, ये बिहेव कैसे कर रहा है, इसमें मैनर्स नहीं है। तो लेकिन उसको यहाँ तक लाने के लिए कहीं ना कहीं तो सीखा होगा ना कि उसको कैसे रहना है। एटीट्यूड और एप्टीट्यूड, ठीक है। एटीट्यूड और एप्टीट्यूड ये दो मेन चीज़ें हैं हमारी, ठीक है। तो आपका एटीट्यूड क्या है, ठीक है, आप कैसे बिहेव कर रहे हैं, और आपका एप्टीट्यूड क्या है, आपको पता क्या है बेसिकली।
तो ये सारी चीज़ें मिलके आपको एक अच्छा सिटीज़न बना रही है। सबसे मेन चीज़ है कि हमारे कितने लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमें अच्छा सिटीज़न बनाना है, ठीक है। हमारा तो सक्सेस ये है ना कि ये अच्छे नंबर आ जाएं। हाँ, ये बात वैसे आपने सही की गई। इरादतन कितने लोग इस कोशिश में हैं कि उन्हें एक अच्छा शहरी बनना है? मतलब मुश्किल है इसका जवाब देना कि क्या हमारे पूरी आबादी के आधे लोग भी अच्छा शहरी, अच्छा इंसान बनने की कोशिश में हैं, या आधे से ज़्यादा हैं या आधे से कम हैं? तो ये तो बड़ी फ़िक्र वाली बात है। बहुत ज़्यादा। शायद अब बच्चों को डांटा जाता है नंबर कमाने पे, लेकिन उन्हें इस बात पे नहीं डांटा जाता कि तुमने जो है अच्छा सिटीज़न बनना था, तुमने क्या कर दिया ये। तो हमारा बेसिकली हम वही वाली बात है ना कि हम क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं बेसिकली। तो अच्छे सिटीजन्स तो मजमूई तौर पे तैयार किए जाते हैं। एग्जैक्टली। मतलब उसके लिए सबको मिलके ज़िम्मा लेना पड़ता है, और रियासत को खुद ये ज़िम्मा लेना होगा। अगर रियासत की बात करें तो रियासत को तो इस हवाले से मुझे नहीं लगता कोई फ़िक्र भी है कि अगर थोड़ी सी भी फ़िक्र हो बच्चों की तरबियत की, या इस चीज़ की कि ये वाकई पाकिस्तान का मुस्तक़बिल हैं ये बच्चे, तो उनकी तालीम का कोई बंदोबस्त हो रहा हो। आप वक्फे से पहले बात कर रहे थे यकसा तालीमी निसाब की, कि सारे बच्चे एक निसाब पढ़े। हक है बच्चों का, हमारे आइन में है, हर बच्चे का हक है कि उसे बुनियादी तालीम जो है वो रियासत की जानिब से दी जाएगी। मतलब उसके ऊपर कितनी एफर्ट्स की गई हैं हमारे हुक्मरानों की तरफ से या हुकूमतों की तरफ से। आज अगर प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट कॉलेजेस या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ अगर वो ना हो, उनको आप निकाल दें और उनसे जो स्टूडेंट्स तैयार हुए हैं उनको भी ज़रा एक लम्हे के लिए साइड पे कर दे, तो पीछे बचा क्या है आपके पास? हमने किया क्या है एजुकेशन में? खैर, तो तरबियत याफ्ता लोग, हाँ, जो कि आप बेसिकली मुस्तकबिल के बड़ा वर्स्ट एक वो हो जाएगा सिनेरियो कि जी हम क्या पैदा कर रहे हैं बेसिकली। क्योंकि एक तो जो प्राइवेट सेक्टर है वो है कि जी एक स्पेसिफिक क्लास प्राइवेट सेक्टर जा रही होती है, और एक ऐसी स्पेसिफिक क्लास है जिसका मेरे ख्याल में रेशो ज़्यादा है, जो कि स्कूल को प्रेफर नहीं करता। ठीक है, हमारे यहाँ कहा जाता है कि जी चाइल्ड लेबर अलाउ नहीं है, लेकिन अगर आप अभी भी देखें तो हमारे चाइल्ड बहुत ज़्यादा एक लेबर सेक्टर में घूम रही है। ठीक है, क्योंकि लेकिन उसके लिए अगर आप देखें तो उसको शुरू दिन से इस बात की इम्पोर्टेंस नहीं है कि तुमको तालीम लेनी है या तालीम की ज़रूरत क्या है, स्कूल जाना क्यों है। क्योंकि स्कूल जाने में सबसे मेजर चीज़ जो होती है, जो बच्चा सीखता है, वो होता है डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट, किसी भी चीज़ को टाइम पे करना, किसी भी चीज़ को टाइम पे कंप्लीट करना, एग्जामिनेशन, रिजल्ट्स, ये एक प्रोसेस है बेसिकली। तो इस प्रोसेस से बच्चा गुजरता है ना तो बहुत कुछ सीखता है। उसके अंदर पेशेंस आता है, डिसिप्लिन आता है, मैनर्स आता है। ठीक है, अब एक बच्चे के ऊपर ये वर्किंग हो रही है जो स्कूल जा रहा है। सिर्फ ये नहीं कि वो क्लास के अंदर सब्जेक्ट पढ़ रहा है, सिलेबस पढ़ रहा है, उसके बाद उसके नंबर आ रहे हैं। वो बेसिकली इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें सीखता है, जिसमें सब टाइम मैनेजमेंट मैंने बताया, मैनर्स हैं, बिहेवियर्स हैं, फिर आपस में बात कैसे करनी है, सब कैसे रहना कैसे, स्कूल के डिफरेंट ट्रेनिंग्स हैं। तो जो बच्चा कभी स्कूल नहीं गया उसमें चीज़ें कहाँ से आएंगी? क्योंकि जो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जी मेरे बच्चे के लिए तालीम ज़रूरी है, क्या वो इन मैनर्स और बिहेवियर के बारे में सोचेगा? कभी भी नहीं सोचेगा वो। तो डॉक्टर साहब, यहाँ पे ऐसी सूरत हाल में एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है उन सारे तालीमी इदारों पे या फिर असातिज़ा जितने भी हैं जो बच्चों को तालीम दे रहे हैं, उन पे कि उन्होंने उन बच्चों की कम से कम जो स्कूल्स तक पहुँचते हैं उनकी तरबियत पे कोई थोड़ा सा काम कर सकें। देखिए, असल में होना चाहिए, हम पर्सनली ये करने वाले भी करना चाह भी रहे हैं कि हम इसके लिए डिफरेंट लेक्चर्स बनाएं और अवेयरनेस प्रोग्राम क्रिएट करें उन लोगों के लिए जो कि स्कूल नहीं जा रहे हैं कि स्कूल जाना ज़रूरी है। बट डेफिनेटली इसमें आपको गवर्नमेंट सपोर्ट रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि गवर्नमेंट के सपोर्ट के बगैर भी काम कर नहीं सकते। क्योंकि अगर एक चाह रहे कि जैसा होना चाहिए और एक चाह रहे कि ये ऐसा करना ही नहीं है, ठीक है, तो फिर ये होगा नहीं कभी भी। ठीक है, तो एजुकेशन एक नीड है और नेसेसिटी है और हर बच्चे का राइट्स है, वो आपको देना है। ठीक है, वो अगर पेरेंट्स नहीं दे रहे हैं तो गवर्नमेंट दे। ठीक है, पेरेंट्स को प्रेशराइज करेगा जी देना है। ठीक है, तो एजुकेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है अच्छे सिटीजनशिप बनाने, सिटीजन पैदा करने के लिए। अच्छा, अब हमारे यहाँ क्योंकि अवाम जो हैं वो बड़े बड़े दिल के हैं, ठीक है, ये एक
जिस तरह हमने अब्दुल सत्तार ईदी साहब का जिक्र किया, तो जितनी भी इस वक्त फाउंडेशंस वगैरह चल रही हैं वो भी आवाम की मदद से ही, आवाम की ही खिदमत में मसरूफ़ है। तो आवाम ने इस तालीम के शोबे में भी अपना किरदार अदा करने की कोशिश की है। बहुत सारे यहाँ पे चैरिटी स्कूल्स भी हैं बच्चों की एजुकेशन के हवाले से, और कराची जैसे शहर में या बड़े बड़े हम शहरों में हमने ऐसी मिसालें देखी हैं कि जहाँ किसी पुल के नीचे, किसी फुटपाथ पे, किसी खाली प्लॉट में वहाँ बच्चों को तालीम देने का सिलसिला शुरू किया गया हुआ है। वॉलंटियरली लोगों ने ये काम जो है ना संभाला है। बल्कि यहाँ कराची में तो एक गैरेज स्कूल की भी मिसाल मिलती है, जिन्होंने अपने ही गैराज में उन्होंने एक आध बच्चे को पढ़ाना शुरू किया और आज वो स्कूल की शक्ल इख्तियार कर गया हुआ है। तो इस तरह के काम में लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और उसमें ये मुशाहिदा किया है कि जितने भी बच्चे जो कोई बैगिंग कर रहे हैं या वो मतलब कोई चीज़ छोटी मोटी सेल कर रहे हैं सड़कों पे, जिनका पूरा दिन गुजरता है, उनको कहा कि हम आपको यहाँ पे आपने 1 घंटा या 2 घंटे आना है और आपको किताबें हम देंगे, कॉपीज़ हम देंगे। वो बच्चे आने को तैयार थे बड़े शौक़ से, मगर उनको वहाँ वो घंटा 2 घंटे देने के लिए लॉस हो रहा था, क्योंकि वो बच्चे पैसे कमाते हैं। एग्जैक्टली है ना। तो उनको फिर उन सोशल वर्कर्स ने, उन इदारों ने उनको वहाँ पे 1 घंटा 2 घंटा बैठने के पैसे देना शुरू किए कि ठीक है, ओके, तुम ये 50 रुपये घंटा जो है ना वो हम तुम्हें देंगे, तो तुम आओ यहाँ पे आके बैठ के, बड़े शौक़ से आके वहाँ बैठ के पढ़ते रहें ताकि। और अभी भी ये सिलसिला जारी है। अब मतलब कुछ जगहों पे ये बड़ी तेज़ी से हो रहा होता है, बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ जो है ना वो लोग कर रहे होते हैं। फिर कुछ क्योंकि ये मतलब सोशल वर्क में आता है तो इसकी कुछ रफ्तार है वो कभी थोड़ी सी कम भी हो जाती है। बट खैर ये वाली जो डेडिकेशन है ये हमें रियासत की जानिब से चाहिए, हमें हुकूमतों की जानिब से चाहिए। देखिए, जिस टाइप की एजुकेशन की पे बात कर रहे हैं ना, कि सोशल एजुकेशन दी जा रही है या किसी भी जगह के लोगों को बुलाया जा रहा है और बेसिकली उनको पैसे दे के पढ़ाया जाए, इसको हम बोलते हैं नॉन फॉर्मल। नॉन फॉर्मल की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, लेकिन नॉन फॉर्मल का बेसिकली कि इसकी जैसे एग्जामिनेशन क्राइटेरिया वो नहीं है, इसका सिलेबस वो नहीं है, इसकी जैसे एक रजिस्ट्रेशन वो नहीं, जिस तरह होता है कि बच्चा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चल रहा है तो हम नॉन फॉर्मल बोलते हैं। तो इसका कोई फ्यूचर ऐसा वैसे नहीं होता जहाँ पे हम बच्चे का लेवल क्रिएट करके चल रहे हों जी, आज एक बच्चे का ये स्टेप हो गया, एक बच्चे का स्टेप, क्योंकि बच्चा अगर चाहे तो कभी भी उसके घर पेरेंट्स बोलते नहीं मैं नहीं भेज रहा, तो आप कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। बच्चा बोलता है मुझे नहीं आना, आपको ज़बरदस्ती नहीं कर। डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम होता है, जैसे आप बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज कर रहे होते हैं, आपकी मर्ज़ी, आप बैठे आपकी मर्ज़ी छोड़ दें, ठीक है। बहुत सारे फ्री होते हैं, बहुत सारे जो हैं वो आपके फ़ी होते हैं कि फ़ी आप पे करेंगे उसके। तो लेकिन ये वाली मिसाल आ जाती है, लेकिन ये कोई मास उसके लिए काम नहीं कर रहा, ये मतलब उस मैंडेटरी नहीं है, इतना बड़ा बहुत बड़ा कोई रोल भी नहीं है, क्योंकि ये जो इस तरह के जो स्कूल्स और इस तरह की एजुकेशन है ये शायद 1% भी नहीं होगा। यस। अच्छा, तरबियत के बारे में, क्योंकि तालीम और तरबियत वो एक ही चीज़ है, मतलब तो आपको क्या लगता है कि ऐसी वो कौन सी चीज़ें हैं जिनसे तरबियत पे मनफी असरात पड़ते हैं या हमारे बच्चों पे मनफी असरात पड़ रहे हैं? टेक्नोलॉजी के हमारे बच्चों पे मनफी असरात पड़ रहे हैं। जिस एज में आप बच्चे को टेक्नोलॉजी दे रहे हैं या टेक्नोलॉजी का जैसे सेल फोन का यूज़ करवाना, हाँ, वो बहुत नेगेटिव है। और सबसे मेजर अगर हम साइंटिफिक बात करें, उनकी आईज़ पे और इनके नेक पे बहुत फ़र्क पड़ रहा है, दर्द हो रहा है बच्चों के, उनकी आई साइड वीक हो रही हैं, ये तो एक नॉर्मल चीज़ है। सेकंड ये है कि आप उनको हर वक्त मॉनिटर नहीं कर पाएंगे कि जी बच्चा कर क्या रहा है, ठीक है ना। तो ये थोड़े से इसमें नेगेटिव फैक्टर्स हैं कि बच्चा जो है आपके अलावा 10 जगह से सीख रहा है। फिर वो कि अगर आप एक बच्चे के हाथ में एक सेल फोन भी देते हैं तो वो बेसिकली बहुत डिफरेंट, अब तो इंटरनेट, मतलब आप बच्चे से फ़ोन नहीं ले सकते। मैं आपको बताऊं, कोई तरीका है आपके पास कि बच्चों का फ़ोन या टैब ना दें, अपने आप को चेंज कर लें? हाँ, बच्चे के सामने हम खुद नहीं करें, फिर ये हो सकता है। बच्चे आप अगर पहले देखें तो जब पहले लोग क्या फिजिकल एक्टिविटीज़ करते थे ना, फिजिकल एक्टिविटीज़ में लाइक खेलना बच्चों के साथ बाहर जाना, जिम जाना, क्लब ऐसी जगह पे जाना, बच्चे को डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना कि बच्चा जो है स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहा हो। तो लेकिन उसके लिए पहले आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। तो क्या जब बच्चे की जब परवरिश हो रही होती थी तो उसमें बच्चे की जब आंख खुलती थी तो
वो अपने राइट और लेफ्ट पे अपने माँ बाप के हाथों में वो मोबाइल नहीं देखता था, है ना। रोशनियाँ उसको, वो बच्चा है, उसको भी अट्रैक्ट करती है वो रोशनी, वो स्क्रीन, कि उसका वो जैसे ही वो इस काबिल होता है सबसे पहले फ़ोन को ही पकड़ता है कि लाइए मुझे दे दें। नहीं, अब तो जैसे पहले जब आँख खोलता था उसके मुंह मोबाइल था, उसकी उसी की पिक्चर खींच रहा होता है। हाँ तो अब बच्चे को मतलब इन चीज़ों से दूर रखना ये बड़ी नामुमकिन सी बात है। फिर हमने ये कोविड के दिनों में एजुकेशन के लिए भी हमने दोबारा जिस चीज़ से बच्चे को रोकते थे, वॉच टाइम कहते थे कि उसका 1 घंटा होना चाहिए, 1 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, हमने वही मोबाइल बच्चे के सामने रख दिया या वही टैब बच्चे के सामने रख दिया उसके स्कूल के लिए, उसकी क्लास के लिए। तो वो अब मतलब किस तरह हम उस चीज़ को गलत कह सकते हैं। कोविड पीरियड एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक रहा कि जिनके पास नहीं था उनके पास भी मोबाइल फ़ोन या टेक्नोलॉजी इन टर्म ऑफ कंप्यूटर आपके सामने आ गई, क्योंकि स्कूल्स ने जो एजुकेशन को यूज़ देना शुरू किया, उसने ऑनलाइन एजुकेशन यूज़ की, टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन कर दी। इसका मतलब है जी जिसके नहीं भी देनी, ठीक है, अगर आप एक मजबूरी कह लें कि जी आप नहीं भी जाए लेकिन आपको देनी है, ठीक है, और आपको जब देनी है तो फिर आपको उसको इतना ज़्यादा मॉनिटर नहीं कर सकते उतने टाइम पीरियड के जितने टाइम में क्लासेस हो रही हैं। उसकी क्लासेस का भी एक टाइम नहीं होता। फिर दूसरे क्या, अगर आपके 3 बच्चे हैं तो 3 डिफरेंट आपको गैजेट्स चाहिए उनको देने के लिए, क्लासेस के, कंप्यूटर, टैब है, कुछ भी। अब तीनों का आप एक साथ मॉनिटर भी नहीं कर सकते। लेकिन अब क्या, जब आप उसको दे रहे हैं और आपको पता है कि जी बच्चा उसको, फिर आपने सोचना ही होता है कि जी शायद बच्चा मेरा बहुत जल्दी बहुत कुछ सीख लेगा। ये हम बहुत से पेरेंट की सोच है कि यार मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा कंप्यूटर बच्चा काम, हम उसको खुशी खुशी बता रहे होते हैं तो ये तो बड़ा अच्छा यूज़ करता है मोबाइल। नहीं तो खुद ही मोबाइल सारा हमें नहीं आता है, इस बच्चे को आता है सारा। हम बेसिकली इसको इनकरेज कर रहे हैं, हम इस चीज़ को बड़े खुश हो रहे हैं, लेकिन इसके डिसएडवांटेज आगे जाके आएंगे। पार्ट ऑफ तरबियत में है का ये। और अच्छा, चेक एंड बैलेंस जो है वो किस हद तक होना चाहिए, थोड़ी चीज़ पे भी रोशन डालें, वो उन सारे पेरेंट्स के लिए मतलब जो इस वक्त हमें देख रहे हैं और वो बच्चों की तरबियत के हवाले से फ़िक्रमंद हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आज वो भी और हम भी कोई ना कोई एक अच्छी बात जो है वो अपने साथ लेके इस प्रोग्राम से आगे बढ़ें। ये चेक एंड बैलेंस यही होना चाहिए कि जब बच्चा मोबाइल यूज़ कर रहा हो तो आप उसके सामने हो, ठीक है, या तो आप उसको इतनी एजुकेशन देंगे कि जब तक मैं नहीं तो मोबाइल फ़ोन मेरे सामने तुम यूज़ कर सकते हो, इसके अलावा नहीं कर सकते, ठीक है, जो आप नहीं कर रहे, ठीक है, क्योंकि उस वक्त आपको मोबाइल फ़ोन यूज़ करना होता है। अब घर में जितने लोग हैं उन बेसिकली सारा प्रॉब्लम आ गई एंटरटेनमेंट। अब सबकी अलग अलग हो गई, आपकी शौक अलग हो गया, मेरे अलग, एक टीवी होता तो एक शौक होता सबका, हाँ, लेकिन अब क्या बहुत सारे वास्ट हो गया कि अब आपके चॉइस अलग है, मेरी चॉइस अलग है, बच्चों की चॉइस अलग है, सबकी चॉइस अलग है, वाइफ की, अब सब अपनी अपनी चॉइस को टाइम दे रहे हैं, ठीक है, तो फिर आप उसमें किसी को रोक नहीं पा रहे हैं। तो आपको कहना चॉइस सेम कर लो, ठीक है, या तो आप बच्चे के साथ बैठो, उस वक्त बच्चे की चॉइस को अपनी चॉइस बना लोगे, देखो जो बच्चा देख रहा हूँ मैं खुश होकर उसको समझाओ, उससे कुछ सिखा भी दो उसका, बच्चा तुम देख रहे हो इससे तुम्हें क्या सीखा, व्हाट्स अ मैसेज यू आर टेकिंग, लाइक तुम देखने का मैसेज क्या लिया, ठीक है। अब हमारे यहाँ इंटरनेट लाइफ के ऊपर ना एज ग्रुप इतना प्रॉपरली सेटल्ड नहीं है कि अगर हर जगह हम जाएंगे एज ग्रुप स्पेसिफिक होगा तो हम जाएंगे, ये जाएंगे, ठीक है, तो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम है। और तरबियत के अंदर तो आपका पूरा माशरा आ गया, बिल्कुल सही, कि अगर आप इस वक्त माशरे को देखें ना तो माशरे में हर जगह, और तालीम हर किसी की है, हर डिपार्टमेंट की है, एक एक जगह की अलग अलग तालीम है, रूल्स और रेगुलेशन है जो कि तालीम और तरबियत का पार्ट बनता है, ठीक, यू जस्ट हैव टू इम्प्लीमेंट और इम्प्लीमेंट फोर्सफुली। सही सर, थैंक यू सो मच, आप तशरीफ़ लाए और आज की जो गुफ्तगू रही उससे यही हासिल रहा कि यकसा तालीमी निज़ाम होना चाहिए, यकसा तालीमी सहूलियात होनी चाहिए और यकसा तालीमी निसाब भी होना चाहिए ताकि सबके बच्चे एक जैसी तालीम और एक जैसा पढ़ सकें। ये संजीदगी सिर्फ सरकार की नहीं है, सरकार के साथ साथ असातिज़ा को और असातिज़ा से भी ज़्यादा वालिदैन को भी इस संजीदगी को सामने रखते हुए बच्चों की तालीम और तरबियत पे फ़िक्र करनी है। इसी बात के साथ प्रोग्राम से हम आपसे इजाज़त भी चाहते हैं। इंशाअल्लाह आपसे कल फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए फ़हीम अब्बास को न्यूज़ कैफ़े की टीम को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।